Hello students, in this lecture we discuss on topic correlation and regression। जैसा कि हमें पता है कि कोरिलेशन अपनी तीसरी यूनिट है और फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट का रिवीजन हम थ्रू जूम क्लासेस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भी कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? कोरिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन दी डाटा, मतलब कि जो डाटा गिवन है वहाँ पे उस डाटा के आपस में क्या रिलेशन है उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं भाई। ठीक है। अब कोरिलेशन तीन तरह का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और लीनियर एंड कर्वीलिनियर कोरिलेशन। उसके बाद इसकी एक और टाइप होती है सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मैं ये थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप समझ ले देख लेना इनको। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है इफ टू वेरिएबल x and y moves in the same direction, that is moves in the same direction means that if one rise other also rises and vice versa। for example अगर हम इसका ग्राफ से समझें, ये अपना x वेरिएबल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं और y वेरिएबल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है जब x राइज करेगा तो y भी राइज करेगा, और जब x फॉल करेगा, x की डाटा एंट्रीज फॉल करेंगी मतलब घटना स्टार्ट होंगी, तो y की भी डाटा एंट्रीज फॉल करनी स्टार्ट हो जाएंगी मतलब घटना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक ग्राफ में ये देखता हूँ, ये ग्राफ कैसा है? जब x बढ़ रहा है तो साथ साथ y भी बढ़ता जा रहा है, और मान लो इस पॉइंट के बाद मैं इसको यूं डिले नीचे रख देता हूँ। इसका मतलब जब देखो इस पॉइंट तक तो तुम समझ गए शायद, जब x बढ़ रहा था तो y भी बढ़ रहा था, लेकिन इससे आगे अगर मैं ग्राफ को देखूं तो x तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे y घटना स्टार्ट हो गया। तो अगर ग्राफ में ये वाला पार्ट और साथ में आ गया तो क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं रही। लेकिन अगर मैंने ये पार्ट हटा दिया इससे, इस ग्राफ को मैंने सिर्फ इतना समझा कि ये ग्राफ सिर्फ इतना भी होगा, तब तब ये पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे ही साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में अगर एक की डाटा एंट्रीज राइज कर रही हैं तो दूसरे की डाटा एंट्रीज फॉल करेंगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, दूसरे की राइज कर रही हैं तो पहले की फॉल करेंगी। फॉर एग्जांपल देखो ये ग्राफ बना दिया, ग्राफ से अगर हम समझे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू तो जीरो है या फिर नियर बाई जीरो, लेकिन y की हाईएस्ट वैल्यू थी। और फिर इससे आगे जैसे जैसे हम चल रहे हैं तो x की वैल्यूज तो इंक्रीज करने लग गई, लेकिन y की वैल्यूज इस ग्राफ के साथ साथ फॉल करने लगी, मतलब कि x राइजेस एंड डाटा एंट्रीज ऑफ y फॉल्स। ठीक है, इस तरह की कोरिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया अपना, नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। उसके बाद अपनी लीनियर कोरिलेशन एंड कर्वीलिनियर कोरिलेशन। इफ द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ टू वेरिएबल x and y remains constant throughout, then they are said to be linear correlation। और curvilinear correlation if the ratio of change between two variable, देखो यहाँ पे लिख रखा है हमने, two variable is not constant but changing, मीन्स रेशियो ऑफ चेंज मतलब कि x और y जिस रेशियो से चेंज कर रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है, कभी x ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो कभी y ज्यादा फॉल कर जाता है, फिर या फिर कभी x ज्यादा इंक्रीज करता है तो y x से भी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इसको बोलते हैं हम नॉट ए कांस्टेंट रिलेशन या फिर नॉट ए कांस्टेंट रेशियो। तो इस टाइप की रिलेशन को हम कर्वीलिनियर रिलेशन बोलेंगे। और लीनियर रिलेशन, जितना x इंक्रीज करेगा जिस रेशियो से, उसी रेशियो से y भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब एक डिफाइंड रेशियो, कांस्टेंट रेशियो हम बता पाए। फॉर एग्जांपल जैसे रेशियो ऑफ चेंज इन x एंड y इज, इफ मान लो 1/2, तो मतलब कि चेंज इन x इज 1, सो चेंज इन y इज 2। मतलब कि अगर x का डाटा 1 से चेंज हो रहा है 1 यूनिट से, तो y का डाटा 2 यूनिट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रेशियो हो जाएगा। इस तरह की कोरिलेशन लीनियर कोरिलेशन। और जिसका पता ही नहीं किस रेशियो से चेंज कर रहा है
तो उसको कर्विलिनियर कोरिलेशन बोलते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप होता है सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन, जब सिर्फ दो डाटा एंट्रीज की हम रिलेशन पढ़ना शुरू करें, मतलब कि जब हम x और y मतलब दो डाटा एंट्रीज है सिर्फ इनके बीच रिलेशन की बात करें, वी स्टडीड ओनली रिलेशनशिप बिटवीन टू डाटा, टू वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स, देन वी से दैट रिलेशन इज नोन एज सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ लेना। दूसरी पार्शियल कोरिलेशन, व्हेन थ्री और मोर वेरिएबल आर टेकन बट रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल इज स्टडीड, मतलब कि जब तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल अपने पास हैं, तीन से ज्यादा तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल अपने पास डाटा में है, लेकिन हम रिलेशनशिप फिर भी दो के बीच में पढ़ रहे हैं, ट्रीटिंग थर्ड और फोर्थ एज कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल suppose under constant temperature we study the relationship between amount of rainfall and wheat yields, then this type of relation is called partial correlation। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन रिलेशन किस किस के बीच में पड़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड व्हीट यील्ड। तो टेम्परेचर का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, उसको तो हमने कांस्टेंट रख दिया। रिलेशन किस किस के बीच में है अपने, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड व्हीट यील्ड, तो इसको हम पार्शियल कोरिलेशन बोलेंगे। थर्ड बचेगा अपना मल्टीपल कोरिलेशन, व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप अमंग थ्री और मोर वेरिएबल, then it is called multiple correlation। For example, if we study the relationship between rainfall, temperature and yield of wheat, मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं अब की बार हम साथ साथ, तो इसको मल्टीपल कोरिलेशन बोलेंगे भाई। वो तो थी अपनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन की तीन चार और टाइप्स। कब हम रिलेशन को परफेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे, कब हाई डिग्री कोरिलेशन, कब लो डिग्री, और कब मॉडरेट, और कब अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ये टेबल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। देखो, हम रिलेशन को, कोरिलेशन कोफिशिएंट को मान लो आर से डिनोट करते हैं, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 to 1, हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमने इसके हिसाब से इसकी डेफिनेशंस बना रखे हैं। इफ r इज इक्वल टू +1 देन वी से परफेक्ट कोरिलेशन, +1 या फिर -1, ठीक है, देन वी से परफेक्ट कोरिलेशन। हाई डिग्री कोरिलेशन, व्हेन वैल्यू ऑफ r लाइंग बिटवीन +0.75 टू +1, या तो इसके बीच में लाई करें, या फिर -0.75 टू -1, तो हाई डिग्री कोरिलेशन। मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, when it lying between 0.25 to 0.75, मतलब जब हम r निकालें और उसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करे तो उसको मॉडरेट डिग्री। और लो डिग्री जब 0 से लेकर 0.25 तक r की वैल्यू लाई करेगी तो लो डिग्री। और अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, भी कोई कोरिलेशन नहीं है, ऐसा केस कब होगा, when r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने सब टाइप्स बता दिए, ये पढ़ लेना भाई एक बार। अब हम कोरिलेशन निकालेंगे कैसे, इसके दो मेथड है, ग्राफिक मेथड और अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिक मेथड कुछ नहीं, बड़ा सिंपल मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड। मेन जो फोकस रहेगा अपना वो अलजेब्राइक मेथड, उसमें भी अपना रहेगा कर्ल पियर्सन मेथड, कर्ल पियर्सन्स मेथड टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और ये अब हम निकालना सीखेंगे। स्कैटर डायग्राम मेथड ये पढ़ लेना, इसमें सिर्फ डायग्राम बना के हम बता सकते हैं कि किस टाइप की रिलेशन है, सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है, इसमें एग्जैक्ट रिलेशन के बारे में हम नहीं बता सकते। कैसे, अगर हम ग्राफ बनाएं और वो पूरा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के इस तरह लाई करेगी, मतलब कि इसी स्ट्रेट लाइन के नियर बाई ग्राफ की वैल्यूज हमारी आती रहे, तो वो अपना परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा, परफेक्टली पॉजिटिव। और अगर इस स्ट्रेट लाइन के नजदीक आती रहेंगी सारी वैल्यूज डाटा एंट्रीज, तो वो परफेक्टली नेगेटिव डाटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल दो तीन बातें हैं, पढ़ लेना। ये स्कैटर डायग्राम का क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब अपना है
मेथड टू कैलकुलेट कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें सबसे पहला मेथड अपना एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड। इसमें देखो भाई अपना आर हमने पहले ही बता दिया था, आर क्या होता है, आर इज ए कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम किस से डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो ये अपना फॉर्मूला भाई इसका देखो, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखो मैं बता भी देता हूँ तुम्हें थोड़ा थोड़ा। समय एक्स क्या होगा, इस फॉर्मूले को ढंग से याद करना है। हमने क्या किया, एक नोटेशन बना ली, स्मॉल एक्स को लिख दिया एक्स माइनस एक्स बार। दो डाटा एंट्रीज थी अपनी, एक को हमने एक्स से डिनोट किया है, दूसरी डाटा एंट्रीज को वाई से। तो एक्स बार का मतलब एक्स वाली डाटा एंट्रीज का अर्थमेटिक मीन। इसी तरह हमने y स्मॉल y से डिनोट कर दिया कैपिटल Y माइनस y वाली डाटा एंट्रीज का मीन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा, x को और y मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, एक्स वाई की भी, समझ रहे हो, उसका निकाल दिया सम। ठीक है ना, पहले एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फिर निकाल देंगे सम, और डिवाइड किससे कर देंगे, इसको डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन सम ऑफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर। मतलब कि जो स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाली थी उन सब का अलग से सम करेंगे हम, उसके सम, एक्स का सम नहीं एक्स स्क्वायर का सम करेंगे, और वो हो जाएगा अपना समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं बता देता हूँ किस तरह ये फॉर्मूला लगेगा। पहले तो अपने पास x जैसे डाटा एंट्रीज है, फिर y की कुछ एंट्रीज है, तो पहले हम x का सम करके y का सम करके पहले निकालेंगे x बार, और फिर निकालेंगे y बार। x बार मीन्स मीन ऑफ x, y बार मीन्स मीन ऑफ y। फिर हम निकालेंगे स्मॉल x मीन्स दैट x माइनस x बार का कॉलम। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर। ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर के सम की जरूरत है, मतलब ये जितने भी एक्स स्क्वायर आ जाएंगे इनका सम यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। इसी तरह वाई के साथ काम करेंगे, और एक एंट्री हमें एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहला मेथड था अपना एक्चुअल मीन मेथड। क्वेश्चन देख लो इसका, जैसे यहाँ पे दे रखे हमें एक्स की एंट्रीज दे रखी हैं, तो हमने एक्स माइनस एक्स बार निकाला पहले। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर निकाला। ठीक है, सेम काम हमने y के साथ किया, y माइनस वाई बार निकाला, वाई स्क्वायर निकाला, और एक्स वाई निकाल दिया। तो अब हमें अपने फॉर्मूले में किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो इस सम की जरूरत पड़ेगी, एक सम ऑफ वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, और एक सम ऑफ एक्स स्क्वायर की। सिर्फ इतनी एंट्रीज की जरूरत पड़ेगी, और ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड था अपना एक्चुअल मीन मेथड। ये लगेगा कहाँ पे, ये एक्चुअल मीन मेथड जहाँ पे मीन निकालना आसान हो। और मीन निकालना आसान कब होगा, जब डाटा एंट्रीज अपने पास छोटी हो, मतलब कि छोटी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए यूज होगा। तो भाई अगर बड़ी बड़ी एंट्रीज आ गई तब भी तो मीन कोरिलेशन कोफिशिएंट तो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया है, और इसका नाम है वैसे अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब dx dy समेशन dx समेशन dy ये कैसे निकालेंगे, देखो dx, dx का मतलब क्या हो जाएगा, dx मीन्स x माइनस अज्यूम्ड मीन ऑफ x। ये अज्यूम मीन किसका होगा, x का। और dy का क्या मतलब हो जाएगा भाई, y माइनस अज्यूम्ड मीन ऑफ y। पीछे वाला फॉर्मूला भी याद ना रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना हमने, और यही फॉर्मूला हम उसमें भी लगा सकते थे। यहाँ पे फॉर्मूला अपना r इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई, समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स
dy डिवाइडेड बाई n, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। कंप्लीट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dx का स्क्वायर, dx का स्क्वायर मतलब dx की एंट्रीज आएंगी उसके स्क्वायर का सम की बात है, माइनस समेशन dx का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट है, यही काम y में आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ dy का स्क्वायर माइनस सम ऑफ dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। खास बात क्या है, ये dx स्क्वायर और इस dx का होल स्क्वायर में फर्क है, क्या फर्क, ये तो पहले dx की एंट्रीज का सम निकालेंगे उसके बाद स्क्वायर किया जाएगा, लेकिन इसमें पहले स्क्वायर करेंगे और फिर सम निकाला जाएगा, इस बात पे फोकस करना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम जो जो एंट्रीज हमें जरूरी थी वो यूज करके करेंगे। तो जैसे x दे रखे हैं, x की कोई भी मिड वैल्यू, अज्यूम्ड मीन तो अपने हिसाब से मानना है, कोई भी मिड वैल्यू उठा के हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया, dx निकाल दिया, dx का स्क्वायर निकाल दिया, सेम काम y के साथ किया, y है dy निकाला, dy स्क्वायर निकाला। अब इसके अलावा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx dy, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सिंपल क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा, ठीक है। एक ये मेथड है भाई, मेथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डाटा, मान लो हम अज्यूम मीन का भी यूज नहीं करना चाहते और एक्चुअल मीन का भी यूज नहीं करना चाहते, तो फॉर्मूला अपने पास ये पड़ेगा, मैंने बताया था पीछे वाला फॉर्मूला याद रखना है हमें, उसमें dx dy था उसको भूल जाओ, सिर्फ xy लिख लो, xy माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाई n, ठीक है। वहां पे क्या था, समेशन dx समेशन dy, ओके। अच्छा, अब बात आ गई कि हम ये मेथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डाटा भी कब यूज करेंगे, जब एक्चुअल मीन मेथड वाला डाटा या फिर ये फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों यूज होंगे छोटी एंट्रीज के लिए, बड़ी एंट्री के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये चार पांच प्रॉपर्टी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, इनको ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मैंने बता भी दिया था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 to 1। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, shifting the origin or scale doesn't affect in any way the value of correlation coefficient। उसके बाद अभी ये वाला फॉर्मूला जो थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे सिर्फ पढ़ लो, जब हम रिग्रेशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे तब इसके डिस्कशन करेंगे। प्योर नंबर, सिमेट्रिक, इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमने जो पांच बातें बताई थी, हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट और लो और नो कोरिलेशन, वो सारी बातें यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़नी है भाई। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट एन, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर या फिर प्रोबेबल एरर, ये छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़ लेना, ज्यादा खासी जरूरत नहीं है हमें इसकी। फिर आता है अपना स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसका फॉर्मूला बड़ा जरूरी फॉर्मूला है, पहला था कार्ल पियर्सन और दूसरा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा, अच्छा इस ये फॉर्मूला लगेगा कब, और दूसरा एक फॉर्मूला और दिखाएंगे हम, देखो एक क्वेश्चन है व्हेन रैंक गिवन, देखो यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर क्या होगा, आर इज रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डी इज डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स। अब रैंक किस हिसाब से निकालना सीखेंगे वो भी हम बताएंगे। देखो खास बात यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है अपना, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये फॉर्मूला अपना तब यूज होगा जब रैंक रिपीट ना हो रही हो, मतलब कि हर वैल्यू की रैंक अलग अलग आए, तब तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और
और जब रैंक रिपीट हो, मतलब किन्हीं दो एंट्रीज के कोरस्पॉन्डिंग रैंक सेम आ जाए, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी दो एंट्रीज के कोरस्पॉन्डिंग रैंक सेम आ जाए तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे एक अलग नई वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, एम। तो एम क्या होगा अब यहाँ पे, एम होगा नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इक्वल रैंक्स। एक रैंक कितनी बार सेम आई है। जैसे मान लो हम डाटा की रैंक निकालना शुरू करें, मान लो एक्स की रैंक निकालने की कोशिश करी, तो मान लो रैंक आ गई अपनी किसी की 2.5 2.5 2.5। तो सेम रैंक कितनी बार रिपीट होगी, 3 बार रिपीट होगी ना। तो इस केस में एम की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है ना। फिर मान लो दूसरी रैंक रिपीट हो रही है यहाँ पे 3 3 3 3। 3 रैंक कितनी बार रिपीट होगी, 4 बार। तो दोबारा एम की वैल्यू हो जाएगी 4। समझ रहे हो, ये है अपना एम भाई। अब इन दोनों के हम क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक ही क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन रैंक डजंट रिपीट। एक्स और वाई का डाटा दे रखा है हमें, ठीक है दे रखे हैं। अब रैंक कैसे निकालेंगे, रैंक एक्स, पहले एक्स की रैंक निकालना बताता हूँ मैं भी। जो एक्स दे रखा है इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखो, हाईएस्ट वैल्यू देख के उसको बिना पूछे एक रैंक दे दी, मतलब कि रैंक उसके नाम कर दी हमने एक। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 18 थी, उसको एक नाम दे दिया। अब बात करते हैं उससे नीचे वाली को दो रैंक दे देंगे, तो 17 थी, उसको दो। उससे नीचे 17 के बाद कौन सा आता है, 16, उसको रैंक 3। तो हाईएस्ट को 1, और फिर उससे छोटी छोटी वैल्यू को हम रैंक की सीनियर और वैल्यूज देखते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हमने x को रैंक दे दी, r1 नाम दे दिया उसको, इसी तरह y को रैंक दे दिया, r2 नाम दे दिया। और d क्या बताया था, d इज डिफरेंस ऑफ रैंक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाल दिया रैंक का, r1 और r2 का। डी स्क्वेयर हमें तो फॉर्मूले में चाहिए था, तो डी के हर एक एंट्रीज का स्क्वेयर कर दिया और उसका सम निकाल दिया, और ये फॉर्मूला लगा दिया। एन मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है हर एक केस में, 10। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, अब दूसरा केस व्हेन रैंक रिपीट, तब हम रैंक कैसे देंगे वो सोचो तुम पहले। जैसे ये बड़ा केस है, एक्स की रैंक की बात करते हैं, हमने रैंक 1 दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी। वो तो सेम काम था, हाईएस्ट को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 रैंक तक आ गए भाई। 6 भी दे दी हमने रैंक। ठीक है, अब देखो 6 रैंक देने के बाद 12 के बाद छोटी वैल्यू आई अपनी 10। तो 10 को हमें कितनी रैंक देनी थी, जिस पैटर्न से चलते आ रहे थे उस हिसाब से 10 को हमने 7 रैंक देनी थी। लेकिन 10 कितनी बार आ गया अपने डाटा में, 2 बार आ गया भाई। तो मतलब ये तो अगली रैंक भी लेके आएगा, 10 को 7 और 8 भी दे सकता हूँ मैं तो, क्योंकि 2 रैंक 2 बार वैल्यू आई है इसकी। और तो नहीं है ना अपना। तो हम क्या करेंगे, अगर सेम वैल्यू आई है अपनी, तो सेम वैल्यू 7th और 8th रैंक पे आई है, मतलब 7th और 8th पोजीशन पे आई है। तो 7 और 8 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से ही क्यों किया, क्योंकि 2 बार ही तो रिपीट हुई थी। तो ये कितना होगा भाई, 15/2, और 15/2 मीन्स 7.5। तो उन दोनों का बराबर हिसाब कर देंगे, दोनों को 7.5 वैल्यू दे। यहाँ पे भी 10 को 7.5, यहाँ पे भी 7.5। तो अब देखो रैंक कौन कौन सी आ गई, 7 और 8 तक आ गई ना रैंक, आगे हमें देनी ही नहीं थी। सेम काम वाई में चलेगा भाई, वाई का भी बता देता हूँ देखो। 1 रैंक आराम से दी गई, 2 3 4, 4 तक रैंक दे दी। अब 5 रैंक हम 12 को यहाँ पे भी दे सकते थे इस पोजीशन पे, और 5 रैंक यहाँ पे भी दे सकते थे। मतलब 5 और 6 रैंक पे कब्जा किसका है, 12 का। तो हमने 6 और 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, विच इज 11/2 मीन्स दैट 5.5, और दोनों को 5.5 रैंक दे दी। ठीक है, इस तरह रैंक दे देंगे और डी की वैल्यू निकाल देंगे, डी स्क्वायर निकाल लेंगे, ये तो सेम है। अब बात बच गई एम कितने आएंगे यहाँ पे। तो देखो एक बार तो R1 में रिपीट हुई रैंक, कितनी बार रिपीट हुई, 2 बार। तो एक केस में m की वैल्यू होगी 2 भी, उसको मैं m1 नाम दे देता हूँ। फिर देखो R1 में कहीं पे भी रैंक रिपीट नहीं हुई ना, फिर रैंक रिपीट कहाँ हुई, R2 में, वो भी कितनी बार, 2 बार। तो m2 की भी वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो इसमें m की जगह 2 बार वैल्यू रखेंगे, 2 और 2। ठीक है, और फॉर्मूला लगा देंगे।
तो लगाने की कोशिश करते हैं एक बार। m वाली वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको कैसे सोल्व करेंगे। ये सारी डी समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, m स्क्वायर तो देखो 1/12 m क्यूब माइनस m की वैल्यू कितनी आई थी भाई 2, 2 क्यूब माइनस 2 एक तो ये, और m की वैल्यू 2 कितनी बार आई थी 2 बार, तो एक बार और भी तो लिखना पड़ेगा इसको, 2 क्यूब माइनस 2, तो 2 क्यूब मीन्स 8 माइनस 2 इज 6, 6 प्लस 6 12, तो 12 प्लस 12, 12 डिवाइड बाई 12, तो इस m वाले सिस्टम की वैल्यू कितनी आई अपनी 1, समेशन डी स्क्वायर हम निकाल ही लेंगे, ठीक है, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे हमने दिखा भी रखे हैं, 2 बार ये वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला लगा, ठीक है। ये अपना है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। उसके बाद अभी कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मींस आर इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आ जाएगा, ओके। दैट इज ऑल अबाउट कोरिलेशंस।